हेलो गाइस, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस क्लास में। गाइस, क्लास 12 के केमिस्ट्री को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में फैराडे के फर्स्ट लॉ को देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फैराडे के सेकंड लॉ को देखना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या आते हैं उसको समझना, उसके बाद इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। देखिए, फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कोई इतना खास नहीं है। देखिए, सेकंड लॉ में इतना अधिक जानकारी लायक की कोई बात हो ऐसा कुछ बताया नहीं गया, बस जस्ट एक फॉर्मूले के तौर पे हमको दे दिया गया। मेरे हिसाब से लगता क्या है कि जो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ का डुप्लीकेट किया गया और कुछ नहीं, कॉपीराइट लगा देना चाहिए इस पर। बट स्टिल वो साइंटिस्ट है, उन पर कौन कॉपीराइट लगाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और फैराडे के सेकंड लॉ को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में फैराडे का सेकंड लॉ, उसका कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल तीनों सीखेंगे और आज ये लेक्चर फैराडे के लॉ को खत्म करें, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बैटरी वोटरी फिर पढ़ा जाएगा, बैटरी उसका कोरोजन, इन सब टॉपिक पढ़ा जाएगा। नियर अबाउट आपको बताऊं मैं कि आपका ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मेरे पूरे मंथ को ले लिया, यानी कि कंप्लीट मंथ लग गए इसको बताने में। ठीक है, 3 मई को मैं फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपलोड किया था और आज आपके 13 में है। ठीक है, 13 में आप देख लीजिए, आपके कंप्लीट 1 महीना लगभग तो ले ही ले रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते इस लेक्चर को स्टार्ट कर दूँ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारा बात आता है फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं अपने मार्कर में इंक डालूं, क्योंकि लग रहा है कि इसमें इंक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, तो चलिए मैं फैराडे का सेकंड लॉ ऐसे जस्ट मैं मुंह से ही बात कर लेता हूँ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कुछ नहीं, अगर आप 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक 2 सेल ले लो और उस सेल को आपस में जोड़ दो सीरीज में। अब आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है, अगर आप बैटरी के, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर आप किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होते हैं बैटरीज। देखिए, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले तुमको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना। तो मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया और इसके बगल में भी मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताता है कि अगर आप जितना उसमें चार्ज पास करोगे उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस पर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं, यानी कि द मास डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना अधिक चार्ज पास करोगे वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के एक्यूमुलेशन के। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है और जानते हैं उसमें 2 चीज़ होता है। फर्स्ट क्या होता है? एनोड, फिर बगल में क्या होता है? कैथोड। तो चलो एनोड हो गया बगल में। एनोड कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का होता है, तो कर लो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे बैटरी का मान लो एनोड यहाँ पे। ठीक है, बगल में फिर क्या होगा? कैथोड होगा। इस बार मैंने क्या लिया? 2 सेल लिया, तो प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 1 और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 2। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, या ऐसे बोल सकते हो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। लो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास 2 कनेक्शन बचा है। कौन सा? एक है प्लस की ओर से, देखिए प्लस की ओर से कनेक्शन है, और एक माइनस की ओर से कनेक्शन है। कोई बात नहीं, इसे आप लगा दीजिए सेल के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आप लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर क्या भरा आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भरा रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल। ये तो कैसे इसमें क्या भरा रहेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल। आप ध्यान समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या भरा रहेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल। एक बात आपने क्लास 10th में या क्लास 12 में पढ़ी होगी, जब आप
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो क्लास 10 में, क्योंकि 12 में मैंने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है नहीं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो आपको उस चैप्टर में क्या बताया जाता है कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ कॉमन होता है, और वो कॉमन क्या होता है कि जो करंट पास होता है वो सब में एक सेम अमाउंट में करंट पास होता है। मतलब अगर मान लो इस बैटरी से कोई चार्ज निकला, मान लो वो चार्ज क्या था, सुनो वो चार्ज क्या है, क्यू चार्ज, ठीक है। वो क्यू चार्ज क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर आया क्यू चार्ज, फिर वो क्यू चार्ज क्या इसके अंदर पास किया, और पास करते करते थ्रू देखिए कहाँ गया, वही चार्ज क्या हो क्यू यहाँ पास किया, और यहाँ से निकल के कहाँ गया, यहाँ आया चार्ज क्यू, वही वाला, कोई अगला नहीं, ये नेक्स्ट ये है, ठीक है। यहाँ से निकला क्यू चार्ज, इसके अंदर आया वही चार्ज क्यू फ्लो किया यहाँ पे, और फिर इसके रास्ते क्या हुआ, यहाँ से ऐसे चार्ज क्यू निकल गया। ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ से चार्ज क्यू वापस निकल गया। यानी आप देख पा रहे हो क्यू चार्ज यहाँ, क्यू चार्ज यहाँ, सब क्या सेम है। तो एक खास बात ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप ध्यान दीजिए, कहता है अगर आप दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओ, इसमें लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओ, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो लगाने से क्या होता है, जो इनके इलेक्ट्रोड्स पर, ये भी इलेक्ट्रोड यानी कैथोड हो सकता है ये वाला, या हो सकता है एनोड, तो इस कैथोड और एनोड पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, और जब इलेक्ट्रोलिसिस की एक प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, मास डिपॉजिट होता है कुछ। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि अगर दो कोई सेल, या फिर दो बोलो चाहे और अधिक बोल दो, मतलब कितने भी सेल अगर किसमें लगे हुए, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट को पास किया जा रहा है, तो जितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होंगे एट एनी इलेक्ट्रोड, उनका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। ये है फैराडे का सेकंड लॉ। कहता है, लिख रहे हैं, व्हेन same amount of charge passes through, यानी एक बार मैं क्या करूँ, फ्रेम चेक कर लो, फ्रेम में पूरा अलग नहीं तो क्या होगा, कट जाए, हाँ ठीक है। पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंबाइन इन सीरीज, यानी क्या कर रहा है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंबाइन इन सीरीज, क्या लिखोगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the equivalent mass of it, यानी कि उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी में लिखोगे, when same amount of charge passes through any electrolytic cell combine in series, देखिए यहाँ से क्या है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्लस का माइनस में, कंबाइन इन सीरीज, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। अब किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट हो सकता है, मान लो यहाँ पे मास कुछ डिपॉजिट हो जाए, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ मास डिपॉजिट हो जाए, हो सकता है कुछ मास यहाँ डिपॉजिट हो जाए। तो जो भी मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ये फिक्स नहीं कि इसी पे होगा या इसी पे होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पे हो सकता है। आप रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है कि एनोड पे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मास डिपॉजिट होगा वो मास क्या होगा, डिपॉजिटेड मास एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ इट, यानी उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहला काम में क्या कर लिए, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लिए, या फिर मैं सिंपल ऐसे लिखवा देता हूँ, जो मास होगा W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट E के होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से इक्विवेलेंट वेट यानी W, इसको हटाओगे कांस्टेंट आएगा, मान लो कांस्टेंट क्या है, K है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या है तुम्हारा E, K इंटू ई, इसको बना लो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। तो मान लो पहले वाले, ध्यान दो, पहले वाले इलेक्ट्रोड के अंदर ऐसा मैं सपोज करता हूँ कि जो यहाँ पे मास डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट क्या है, W1 है, क्या है, W1 है, और जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, E1 है, फॉर
फर्स्ट इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड के लिए ये है, एज इट सेकंड सेल, सेकंड सेल के लिए ऐसे सेम टू सेम। तो जो यहाँ पे वेट डिपॉजिट होता रहा है, मान लो क्या है W2, यानी कि W2 है, क्या है W2, वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के तो के ही रहेगा यहाँ पे। और मान लो यहाँ का जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट मान लो क्या है E2 है, क्या है E2। और बना लो इक्वेशन नंबर इसको 2, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है 1 और 2 का सिंपली क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूँ, फ्रेम क्योंकि कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो इक्वेशन और 2 का डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो क्या होगा W1 बाई W2, इसको क्या हो जाएगा के E1 बाई के E2, यानी के से के कैंसल आउट। तो एस्टिस फॉर्मूला आपको क्या बना, W1 बाई W2 इसको हो जाएगा E1 बाई E2। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप इसका क्या लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कीजिए। इस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ फैराडे का लॉ क्या कहता है। फैराडे का लॉ कहता है अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करा रहे हो और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में अगर आप दो सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हो और सेम अमाउंट ऑफ करंट यानी चार्ज पास कर रहे हो, तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जब आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे तो इस ड्यूरेशन में जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। आप यहाँ पे कांस्टेंट बताओगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, तो क्या कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। अब देखो मान लो यहाँ का वेट क्या है W1 था, तो यहाँ W1 इसको टू कांस्टेंट के, और यहाँ का मान लो इक्विवेलेंट इसका वेट कितना E1 है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह दूसरे के लिए मैं लगा दूँ, दूसरे सेल के लिए, तो मान लो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो वेट आ रहा है वो क्या है W2 है और कांस्टेंट K है, और मान लो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है तुम्हारा E2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड किया तो K कांस्टेंट तुम्हारा सेम रहेगा, हर एक चीज़ के लिए कट जाएगा, तो W1 बाई W2 इसको टू E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 आ गया। ये आपका हो गया फैराडे का सेकंड लॉ। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, आप इसको एक बार नोट कीजिए। फिर फैराडे के सेकंड लॉ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मैं कराता हूं। ध्यान दीजिएगा, फैराडे के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ आनी चाहिए, ताकि फर्स्ट लॉ से आप सीधे फॉर्म में चिपका दो। ये कोई बड़ी बात नहीं कही गई है, ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा मीनिंग नहीं है, बस उसके इक्विवेलेंट मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लीजिए। तो जी आपके सामने क्वेश्चन नोट कर दिया गया है, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट कनेक्टेड इन सीरीज, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, देन टिल 1.078 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। फाइंड करना है आपको हाउ मैनी डिड करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो। हाउ मैनी नहीं पूछा है आपको, हाउ लॉन्ग पूछा, मतलब कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा, टाइम पूछा है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, यानी कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है वो पूछा है। और अगर आपको बताता है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। और अगला क्या दिया है कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दो बार पूछते हैं, गजब। यहाँ पे आपको सही करना है क्वेश्चन को, यहाँ पे रहेगा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो सही है, लेकिन उसके बाद से फिर यहाँ पे दे रखा कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो दो बार हो गया प्रश्न, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैं एक चैलेंज देता हूं कि मैं इसलिए देती हूँ यहाँ पे दो बार क्वेश्चन, क्योंकि एक बार मैं यूज करूंगा यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ और एक बार यूज करूंगा फैराडे का सेकंड लॉ, या फिर जैसा आप चाहें। अगर आप चाहें तो इसको 1 टाइम्स यूज कर सकते हो और चाहे तो 2 टाइम्स यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी सॉल्व करोगे और फैराडे के सेकंड लॉ से भी सॉल्व करोगे, दोनों से सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा। तो चलो एक बार मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करूंगा, तो इस क्वेश्चन दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, लगता है मतलब माइंड थोड़ा इधर उधर रहा था ना, तो लिख दिया होगा। इस पेपर यहाँ पे इससे मैं पूछ लूँ, सुखा लूँ, क्योंकि जस्ट जानते मैं कपड़े से सूखेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहले आपको जो दिया वो लिखा जाए। पहले क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, एक सेल मान लीजिए यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, ठीक है। इसको क्या किया, सीरीज में ऐड कर दिया गया है। ये इसमें क्या है, AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट। आप ऐसे जान लीजिए, पहले वाला क्वेश्चन है जिसे फैराडे सेकंड लॉ पढ़े हैं कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। पहले सेल में क्या है, AgNO3 और दूसरे सेल में कॉपर सल्फेट, क्योंकि जगह नहीं मिल पाएगा सॉल्व करने के लिए, उसका स्पेशली सॉल्व करते हैं। अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, यानी वैल्यू दिया है, इसको दिया है 2.5 एम्पियर ऑफ क्या दिया, फिर करा कि करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन देन टिल 1.078 ग्राम ऑफ Ag, यानी कि जो मास दिया है Ag का, W ऑफ Ag दिया है, वो कितना दिया, 1.078 ग्राम ऑफ Ag दिया है, डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। फाइंड हाउ लॉन्ग
डिड करंट फ्लो, यानी करंट कितना लंबा फ्लो करेगा उसको आपको टाइम बताना है, ठीक है, ये भी बताना है, कोई बात नहीं। अगला कह रहा है मास ऑफ कॉपर डिपार्चर, यानी कि आपको वेट ऑफ Cu भी बताना है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ जो Ag होता है, Ag की वैलेंसी कितनी होती है? अगर आप Ag की वैलेंसी जानना चाहते हैं तो Ag हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी Ag की 1, यानी आप इसका लिख सकते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ag, यानी x ऑफ Ag आप लिख सकते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ag इक्वल्स टू 1। और वैलेंसी फैक्टर ऑफ अगर कॉपर का आपको जानना है तो कॉपर हमेशा प्लस 2 चार्ज होता है, आप लिख सकते हैं कॉपर पे 2। आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप पहले फेराडे का फर्स्ट लॉ सॉल्व करो। मान लो फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ मैं यूज कर रहा हूँ और टाइम निकाल रहा हूँ। तो कल का फॉर्मूला याद कीजिए, W इसको क्या था, ZIT था, Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है टाइम। तो देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए Ag आपका वेट यहाँ दे रखा, ले लीजिए, ठीक है, ZIT आपको क्या दिया, आई दिया है, T पूछ रहा है, तो आई चलिए, लेकिन आपको Z नहीं पता है, तो Z कैसे निकालते हैं, याद कर लीजिए कल वाला टॉपिक। Z क्या होता है E, यानी इक्विवेलेंट वेट बाई F, फेराडे कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, आइए इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, Ag का निकाल लें। इक्विवेलेंट ऑफ Ag वेट इक्वल्स टू Ag कितना हो जाएगा आपका, तो मॉलिक्यूलर मास कितना Ag का, यहाँ दे दिया आपको 107.8 बाई वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ag कितना है, 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा, 107.8 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इसका लिख लीजिए W ऑफ Ag इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट कितना है 107.8, यहाँ फेराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम, आपको ये तो लर्न होना चाहिए, इंटू आई करंट कितना पास हो रहा है 2.5 एम्पियर, इंटू टाइम आपसे पूछा है, और द वेट ऑफ Ag आपको दिया क्वेश्चन में कितना दिया है 1.078, यानी कि यहाँ लिख सकते हो, तुम हटा के लिख सकते हो 1.078। अब क्या करना है आपको, T पता करना है, तो आप पता कर लेते हैं T। यहाँ नीचे मान लो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 107.8 इंटू 2.5 इंटू टी, इसको जो कितना आ जाएगा 96500 इंटू कितना आ जाएगा, हाँ आ जाएगा तुम्हारा 1.078 आ रहा है, आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको T फाइंड करना, तो T स्क्वायर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा 96500, तो ये T फाइंड करना है, तो T के साथ जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 1.078 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 107.8 इंटू 2.5। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कोई झोल तो नहीं रहा, सब कुछ सही है, हाँ एकदम भी सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 100 से मान लो मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे दिख रहा है 2 डेसिमल उधर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको 96500, ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखता हूँ, टाइम इक्वल्स टू 96500 इंटू, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते ही देखो 2 डेसिमल यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 107.8 डिवाइड बाई, यहाँ देखो नीचे भी क्या है 107.8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो कितना हो जाएगा 250 बन जाएगा। अरे यहाँ देखो 10 से क्या हो जाएगा 2.5 बनेगा, सॉरी 25 बनेगा, 25 का 10 में करोगे तो 250 बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो 250। ये देखो 107 से 107 कट गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, अगर T को तुम सॉल्व करोगे तो 9650 बाई 25, अगर सॉल्व करते हो तो 25 में 50 25 75 3 और 75 हो गया, 76 77 78 78 को यहाँ 8 लिख लीजिए, 8 हो गया 8 78 और 3 12 3 के 3 6 3 को 12 15 15 एक यहाँ पे 16 16 को 6 यहाँ लिख लीजिए 16 386 सेकंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपका टाइम आ गया 386 सेकंड। आप इसको क्या करिए अपने कॉपी में इतना नोट कर लीजिए 386 सेकंड, ठीक है, 386 सेकंड अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिम पूछा आगे क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि यानी कि आपको टाइम पता चल गया, तो टाइम मैं लिख सकता हूँ 386 सेकंड, यहाँ लिख दूँ 386 सेकंड, ये फाइंड हो गया, आपको आंसर हो गया। अब अगले आपसे पूछ रहा है कि वेट ऑफ Cu, ठीक है, वेट ऑफ Cu, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा फेराडे के फर्स्ट लॉ से, ठीक है, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा फेराडे के सेकंड लॉ से। तो चलिए देखते हैं, फेराडे के फर्स्ट लॉ से दिखाते हैं आपको। यहाँ एक्स ऑफ Cu कितना था 2 था, फिर वही कागज में ढूंढना पड़ेगा जिससे रफ होता है। चलो
तो ये थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम पड़ता है ना, कल मैंने बोर्ड मंगवा दिया है बड़ा सा बोर्ड, अब लगा दूंगा आज किसी तरह, आज या तो कल सुबह मॉर्निंग में ड्रिल करके लगवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही मैं यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर निकाल के आपको दिखाऊंगा। देखिए वेट ऑफ सी यू इसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ सी यू इक्वल आएगा जेड इंटू आई टी, याद करो फॉर्मूला आई इंटू टी। अब देखो वेट ऑफ सी यू इसको क्या आ जाएगा, जेड, जेड क्या होता है ई बाई एफ, ओके जी, इंटू आई इंटू टी। आई कितना है, आई तुम्हारे पास आई 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 करंट है, करंट है 2.5 है, 2.5 हो गया। टी टाइम तुमने अभी सॉल्व करके क्वेश्चन से निकाला 386, तो 386 कर लो। अच्छा जी, ई इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट, देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट एजी का इसके पहले तुम निकाले थे तो कितना आया था 107.8 ही आया था, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किससे इक्वल आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, आपके इक्वल आएगा, यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर होता है 63.5 होता है, लेकिन मैं मानता हूँ 64 मान लो, कितना मान लेता हूँ 64 पॉइंट और वैलेंसी फैक्टर 2, तो 2 कर दो कितना आ गया 32 आ गया। क्या लिखोगे 32 इंटू 2.5 इंटू 386 डिवाइड बाई 96500 कूलम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर मैं ऊपर नीचे में क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, अरे 100 से क्यों करना है, अगर मैं एक डेसिमल यहाँ से हटाऊँ तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और देखो अब यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके जब तुम सॉल्व करोगे तो वही पिछला वाला देखो यहाँ से कटेगा वैल्यू, अब आपका आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो आप सॉल्व करके यहाँ पे रखा हूँ ऑलरेडी, वो आएगा 0.3175 ग्राम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में अपने, ये कितना आया हुआ है कैलकुलेटर 0.3175 ग्राम, यह है आपका आंसर। आप इसी को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, उस वैल्यू क्या आएगा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फैराडे के सेकंड लॉ से, इसी चीज़ को मैं फैराडे के सेकंड लॉ से सॉल्व करूँगा। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि वेट रहता है इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो क्या हो जाएगा W1 बाई W2, इसको क्या हो जाएगा E1 बाई E2 कराया था ना। W1 यहाँ पे मान लो मैं W1 ले रहा हूँ AG का, वेट AG का ले रहा हूँ, और इक्विवेलेंट वेट भी किसका लूँगा AG का। आपसे मास पूछ रहा है कॉपर का, तो मैं आपसे मान लो पूछ रहा है CU पूछ रहा है, और E किसका लेंगे आप CU का लेंगे ऐसे। तो वेट ऑफ AG का वेट कितना है, AG का वेट है आपको 1 पॉइंट, ऐसे फैराडे सेकंड लॉ से कर रहा हूँ 1.078। वेट ऑफ CU मान लो आपको पता करना है इस बार, तो वेट ऑफ CU लिख ले रहा हो, क्योंकि इस मेथड से आपको पता है, इस मेथड से नहीं पता है, तो इस मेथड से करा रहा हूँ। E ऑफ AG इक्विवेलेंट ऑफ AG कितना आ गया 107.8 डिवाइड बाई, अच्छा E ऑफ CU यानी कॉपर कितना 32 है, कर लिए 32। अब देखिए क्या करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कितना है मैं इधर और इधर, अच्छा चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको यहाँ भेजता हूँ, ध्यान दो, इसको यहाँ भेजता हूँ मल्टीप्लाई में, उसको भेजता हूँ डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा वेट ऑफ CU इसको हो जाएगा भाई आपका 1.078 इंटू 32, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ गया 107.8। ऊपर नीचे में क्या करता हूँ 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं देखो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 107.8 इंटू 32 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 107.8 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये तो पूरा कट गया, बचा क्या 32/100, और सॉल्व करते हैं 32/100। अगर ऐसे ही सॉल्व करो तो तुम्हारा 32/100 कितना रहा, W ऑफ CU कितना आएगा 0.32 ग्राम। अरे भाई यहाँ पे तुम करो कि कैसे यहाँ पे 0.32 ग्राम आ रहा है और यहाँ पे 0.3175 आ रहा है, ये एक्यूरेट है। अगर आप तुम राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करने पे क्या होता है तुम्हारा नियर अबाउट कितना 0.32 ग्राम तुम लिख सकते हो आंसर, यही बात है। ठीक है, दोनों एकदम सेम ही बात है। ठीक है, ये आगे इतनी वैल्यू छोड़ देते हैं हम। ठीक है, आप नियर अबाउट 1 को या 2 लिख सकते हो, बाकी वैल्यू छोड़ दो, तो आप देख पा रहे हो आंसर आपको सेम ही आ रहा है। ये फैराडे सेकंड लॉ से आया, ये फैराडे फर्स्ट लॉ से है। मैं प्रीफर करूंगा आपको जो बेस्ट रहेगा वही आप सेट कर लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मैंने खत्म कर दिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगवा दिया। न्यूमेरिकल के बाद यहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यहाँ खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वाला टॉपिक आएगा कंडक्टेंस, उसको कराऊंगा, फिर आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और फिर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिसिस तो आज ही खत्म हो गया, अब कंडक्टेंस कल पढ़ा दूंगा, और कंप्लीट आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो ओके, फिर बाय बाय, आप पढ़ते रहिए इसी तरह। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में।